चलिए, तो आज की जो है हमारी ये क्लास है, ये एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क की क्लास है। और ये विगत वर्षों का समाज कार्य का प्रश्न है, जून 2007 का। जून 2007 का ये प्रश्न पत्र है आपके सामने। और प्रश्न पहला है कि दक्कन का सामाजिक आर्थिक सूचकांक, जिसको कहा जाता है जो है SEI, सोशल इकोनॉमिक इंडेक्स, निम्नलिखित में से एक को मापता है। बताइए किसको मापता है सामाजिक आर्थिक सूचकांक जो दक्कन का है? किसको मापता है? व्यावसायिक लाभ को। किसको मापता है? व्यावसायिक लाभ को मानता है। ये सभी व्यवसाय के लिए एक सामाजिक आर्थिक सूचकांक है। सभी व्यवसाय के लिए अगर हम बात करते हैं तब भी ये सामाजिक आर्थिक सूचकांक है। ये सन 1950 में जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करते हुए इसका प्रयोग किया गया था। सन 1950 में 1950 में वर्गीकरण किसी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक लाभ या नुकसान के सापेक्ष स्तर का वर्णन करता था। ये इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला सही माना जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सामुदायिक संगठन के 28 सिद्धांत किसने सुझाए हैं? मैंने कल डनहम ने किए हैं। बहुत बढ़िया जवाब आया है आप लोगों का, यही करेक्ट है। मुर्रे जी रॉस कितने सिद्धांत सुझाए हैं बताइए? 13। हाँ, 13 सिद्धांत सुझाए हैं मुर्रे जी रॉस ने। बाकी ये तो नाम दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना। बात करते हैं यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 का ए वाला सही माना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 3 का, रॉबर्ट रेडफील्ड की एक किताब आई थी, मालूम है किसी को? द लिटिल कम्युनिटी। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछूं द लिटिल कम्युनिटी, तो इसके संबंध में कुछ इन्होंने स्टेटमेंट दिया था सन 1955 में। कब? 1955 में। कहने का मतलब विशेषताओं को रखा था इन्होंने। बात समझ रहे हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड की समुदाय की विशेषता इन्होंने इस किताब में ही रिप्रेजेंट किया था। और वो 3 विशेषता थी, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक था विशिष्टता। देखिए भाई, आप कभी हमने इस टॉपिक पर चर्चा नहीं किया था इनके बारे में, परंतु जब प्रश्न हमें दिखता है तो हम वहाँ पे बता भी देते हैं आप लोगों को। एक था लघुता और एक था सजाती जो है सजातीयता। याद रहेगा 3? बोल दीजिए एक बार, हाँ या ना। हाँ। किताब कब आई पूजा पटेल? अच्छा, 1955, ठीक है। और तीन विशेषता बताई थी, कौन कौन सी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के रखिएगा। अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना, द स्मॉल कम्युनिटी करके एक किताब आई थी, अर्नेस्ट मॉर्गन की थी। किसकी थी? द स्मॉल, अर्नेस्ट मॉर्गन की थी ये किताब। बाकी द लार्ज कम्युनिटी और बिग कम्युनिटी ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4, किम्बुटिज्म। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किबुटिक्स, टिक में इसको बोलेंगे, ठीक है, टिक में, किबुटिक्म का अर्थ क्या होता है मैं बताता हूँ, नोट करिए। एक ग्रामीण समुदाय है जो पारस्परिक सहायता और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित था। उसका नाम रखा गया था किबुटिक्म। इजराइल जी, एक बार और बोलिए। एक ग्रामीण समुदाय है जो पारस्परिक सहायता और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित था, और यह इस प्रकार का समझौता करता था। सन 1910 में एक विद्वान आए थे जिनका नाम था डिग्माय एलेफ। क्या नाम था?
म्यूट हो जाइए भाई साहब। डिग्माय जो है डिग्माय नाम था एलिफ। सन 1910 में इन्होंने दिया था इस शब्द को, सन 1910 में दिया था। और ये जानते हैं किस पे आधारित था? कृषि पर आधारित था। किस पे आधारित था? कृषि पर आधारित था। स्पष्ट हुआ? याद रखिएगा, देखिए अभी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सहकारी जीवन यापन हो जाएगा, कृषि पर आधारित होगा ये। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रॉस ने सामुदायिक संगठन के 3 मार्ग सुझाए हैं। विशिष्ट कथन मार्ग तथा सामान्य कथन मार्ग। नीचे दिए गए तीसरा मार्ग कौन सा था? रॉस का था, याद आया किसी को? तीन के बारे में जिक्र किया था इन्होंने। ऑप्शन बी प्रक्रिया। वेरी गुड, प्रोसेस अप्रोच। ध्यान रखिएगा, इसी को रॉस ने एक कहा था सामान्य रूपरेखा। किसको बोला था सामान्य रूपरेखा? जो सामान्य कथन वाला है, बोलो हाँ, ठीक है। और जो विशिष्ट कथन वाला था उसको क्या बोलते थे? विशिष्ट रूपरेखा, सही है ना। और एक बचा प्रक्रिया, ये था रॉस का। अच्छा आपको बता दूं, एक नाम आता है रोथमैन का, ये रॉस का था। एक नाम आता है रोथमैन का। कोई बताना चाहेगा अपने मन से रोथमैन का और सिद्दीकी का? कोई भी? अच्छा नहीं। एक स्थानीय याद करिए, यहाँ पे एक सामुदायिक याद करिए, सामुदायिक नियोजन। और एक याद करिए सामुदायिक कार्यवाही। बताइए, अगर आपसे पूछा जाएगा रॉस का तो बता दोगे विशिष्ट सामान्य प्रक्रिया, और रोथमैन का पूछा जाएगा तो स्थानीय समुदाय और समुदाय कार्यवाही बता दोगे। और सिद्दीकी का अगर पूछेगा तो सिद्दीकी का क्या बताना? प्रतिवेश विकास का मॉडल, बोलो हाँ। व्यवस्था परिवर्तन का मॉडल और संरचनात्मक परिवर्तन का मॉडल। याद रहेगा ना, संरचनात्मक। बताइए भाई साहब, याद रहेंगे ना आप लोगों को सारे? भूलना तो नहीं है ना? हाँ, भूलना मत, पक्का। ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं जून 2007 का। मैम जून 2007 का विगत वर्षों का समाज कार्य का द्वितीय प्रश्न पत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये प्रश्न पढ़ा चुका हूँ, टॉपिक बता चुका हूँ। राष्ट्रीय युवा नीति का प्रवर्तन डैश में हुआ है? शाबाश, वेरी गुड, ये सही जवाब दिया है आपने, सन 1988। 1987 में क्या आया? बहुत फेमस है, मैं बार बार बताता हूँ, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1986 में क्या आया? सबसे पहले जुवेनाइल जस्टिस वाला जो एक्ट था, सबसे पहले यही आता था ना, किशोर न्याय अधिनियम वाला। 1986, फिर 2000, फिर 2015, है ना? याद आया? यही तो था। अच्छा 88 पता चल गया। 89 पता है आपको? 89 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के एक मानव अधिकार आयोग के द्वारा बाल अधिकार कन्वेंशन की बात की गई थी 20 नवंबर 1989 में। याद आया किसी को? यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा, है ना? बोलिए सर। 1986 का रिपीट कर दो। सर 1986 में एक था जुवेनाइल जस्टिस आया था, जब सबसे पहले 1986 में किशोर न्याय अधिनियम था वो। फिर बाद में क्या हुआ, इसका जो है 2000 में परिवर्तन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, फिर 2000 में आया, फिर उसके बाद 2015 में एक आया। तो अब आएगा तो 2015 का लगाइएगा। ये तो ऑप्शन में लिखा हुआ था, मैंने कहा लाओ इसी बहाने आप लोगों के एक आध बता देता हूँ कि ताकि याद रहे, है ना? इसलिए यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अब डेट चेंज वगैरह होकर आएगी। अगर ये भी प्रश्न आएगा तो डेट चेंज रहेगा इसमें, है ना? ठीक है सर। चलिए एक और देखिए, यहाँ पे प्रश्न जो है ओनाइट समाजशास्त्रियों ने सामुदायिक संगठन के नीचे लिखे में से किसके विश्वास करता था? सामुदायिक संगठन नीचे लिखे में से किसमें विश्वास करता था? बताइए जरा ओनाइट समाजशास्त्रियों के बारे में। सोच रहे होंगे कहाँ से नया नाम आ गया ना, कोई बात नहीं, टेंशन ना लीजिए आप लोग।
ठीक है, रितिका मैम, मनीषा मैम, जो लोग थोड़ा सा, आज मैंने क्लास थोड़ी जल्दी स्टार्ट कर दिया है ना, आप लोग थोड़ा सा वीडियो देख लेना 2-4 मिनट पहले, 10 मिनट पहले निकली है बस क्लास, मैंने सोचा जल्दी स्टार्ट कर दूँ, बच्चे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे जी। ये नई संस्कृत से रिलेटेड था क्या? ये सर, ये बेसिकली ना आपका, अगर मैं बात करूँ, ये एक विद्वान था ओवेन, रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन की रिपोर्ट एक व्यापक समाजवादी आंदोलन पर आधारित थी सन 1858 में। तो ओनाइट सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट पर आधारित था ये रॉबर्ट ओवेन। ये सामुदायिक प्रयोग, न्यू मोरल वर्ल्ड को लेकर इसने काफ़ी अच्छी से जिक्र किया था इसके बारे में। तो ब्रिटेन में ओनाइट सोशलिस्ट समुदाय के बारे में जिक्र किया गया, तो वहाँ पर एक नया कोऑर्डिनेशन की बात की गई, एक नए समन्वय की बात की गई थी, और वह था हार्मोनी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हालांकि समाजशास्त्र का था, जो यूनिट नंबर 2 है, उसको सेकंड का सामुदायिक संगठन के अंतर्गत जो किसमें विश्वास करता था, समन्वय के लेकर। तो हालांकि ये फैक्ट भी कह लीजिए इसको और अप्लाइड भी कह लीजिए, दोनों टाइप के कह लीजिए। समन्वय अप्लाइड बनाया है, और फैक्ट जो प्रश्न उठाया है ये नाम देकर उठाया है फैक्ट से। हालांकि नाम तो नहीं दिया था रॉबर्ट ओवेन का, रॉबर्ट ओवेन ने इसका जो है एक अहम भूमिका है उसी के आधार पर ये है। तो याद रखिएगा, नया समन्वय पर आधारित था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा आपका इस प्रश्न का, डी वाला। उप संस्कृति को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? उप संस्कृति, संस्कृति सह अस्तित्व। देखिए अब बताता हूँ, ये नहीं जाना जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या, संस्कृति संघर्ष सिद्धांत को संस्कृति विचलन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ये थॉर्स्टन सेलिन का नाम था। इसके बारे में बात करें, नाम नोट कर लीजिए। आप कहेंगे कि सर एक बताते नहीं कौन किसका सिद्धांत दिया है। मैंने आपको हर बार बताता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसको आप नोट भी करते रहिएगा। तो ये थर्स्टन नाम था, थर्स्टन सेलिन इसने दिया था, और ये दिया था सन 1938 में, ठीक है। सांस्कृतिक संघर्ष सिद्धांत को सांस्कृतिक विचलन का सिद्धांत के रूप में जाना गया था, यही बात बोला था ये। तो इसको सांस्कृतिक कॉन्फ्लिक्ट कहा गया या द्वंद्व कहा गया। संस्कृति संकट है, ये बेसिकली भाग्यवादी दर्शन एवं संस्कृति संकट के रूप में जानी गई। बिदने नाम है, बिदने। देखो नए नए नाम आप देखने को मिल रहा है आप लोगों को, आप सोच रहे होंगे ना, लेकिन याद रखिएगा थोड़ा सा भाई, बिदने वगैरह के बारे में 1946 में दिया था ये। संस्कृति पश्च का मतलब लॉग की बात किया गया है। आप अगर गूगल भी करेंगे ना तो आपको आगबर्न का नाम मिलेगा। और मैं बताऊं, ये कल्चर लैग एक किताब है, किसी को याद आया? मैंने लिखवाया भी कल्चर लैग्स बुक के बारे में। क्यों नेहा, याद आया? पूजा याद आया? हाँ, कल्चर लैग किसकी किताब है? आगबर्न की, हाँ। और इसी समय इसने जो है सन 1922 में ही सोशल चेंज को भी बात किया था इसने। आगबर्न सामाजिक घटना के बारे में जिक्र करते हैं। और संस्कृति सह अस्तित्व की बात होता है, उप संस्कृति एक दूसरे के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। कल्चर का सिद्धांत मार्क ओबे सन 1996 में दिया था। आत्मज्ञान आत्म संस्कृति को बढ़ावा देता था। ये क्या नाम था इसका? मार्क ओबे। कब? 1996 में, याद रखिएगा। SOS का पूरा नाम बताइए। SOS सेव आवर सोइल। ओके, जर्मन सरकार ने इसको निकाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1905 में दिया है। जी सर, सर किस ऑप्शन नंबर 8 का सर, क्वेश्चन नंबर 8 का सर,
हाँ डी, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है डी, डी मार्को बे। और यहाँ पे जो है ओएस जो जो बात की जा रही है, ये हमारी आत्मा को बचाओ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। हाँ, हमारी आत्मा को बचाओ, ठीक है, सेव आवर सोल, ठीक है, याद रखिएगा, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है भाई, ये तो मैंने बता रखा है, कौन बताएगा? 43 एलिजाबेथ। अरे वाह, वेरी गुड, 43 ए। अगर मैं ए भी बोल दूँ तो कोई गलत तो नहीं कहेगा ना? हाँ ठीक है, तो इसमें एक मैं 2-3 बातें बता देता हूँ। द लॉ ऑफ सेटलमेंट पारित हुआ था 1662 में, ये याद रखिएगा। वर्क हाउस एक्ट पारित हुआ 1982 में। पुअर लॉ कमीशन कब? हाँ 1905, किसके द्वारा? लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन द्वारा। हाँ, ये जो 43 है, इसमें तीन टाइप के व्यक्तियों के बारे में बात किया गया था, नाम बताना चाहोगे? शाबाश, बहुत बढ़िया। और दूसरा? आश्रित बच्चे, वेरी गुड। तीसरा? शक्तिहीन बच्चे, हाँ, शक्तिहीन निर्धन कह लीजिए या बच्चे, बहुत बढ़िया, ये तीनों नाम याद रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। हट्टे कट्टे निर्धन, देखिए भाई साहब, ये प्रश्न वही है 1601 का। हाँ, हट्टे कट्टे निर्धनों क्या कहा जाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब विकलांग निर्धन कहेंगे, सामर्थ्य निर्धन कहेंगे, ऑप्शन नंबर सामर्थ्य निर्धन कहेंगे ना, हट्टे कट्टे निर्धन को, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, दिव्यांग निर्धन बेसिकली आप याद कर लीजिए, यहाँ पे एक कानून आया था 1388 में जो शुरू किया गया था, तो उनका ध्यान रखने के लिए, तैयार करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था 1494 में, बेगर्स एक्ट, तो वो निर्धन एक्ट से था। ग्रामीण निर्धन की बात अगर हम करेंगे, अच्छा इसका तो बात ही हटा दो, है ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एक मजबूत भिखारी एक ऐसा व्यक्ति था जो फिट और काम करने में सक्षम था, लेकिन इसके बजाय भी वो भीख मांगता था, उसको क्या बोलेंगे? सामर्थ्य निर्धन ना? एक सक्षम भिखारी या दान या राहत पाने वाला, एक सक्षम भिखारी या दान या राहत पाने वाला जो अपना जीवन यापन करने में सक्षम है फिर भी भीख मांगता है, वो सामर्थ्य निर्धन है, एबल बॉडीड है। तो यहाँ पे एबल अगर हम कहें तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाए। पूजा शायद ज्वाइन नहीं हो रही क्या? नहीं सर, हम तो ज्वाइन है, पहले से कर रहे थे सर। अच्छा, पूजा लोधी, पूजा पटेल, चलो भाई लोधी साहब आ गए। 2 बच्चे हैं हमारे यहाँ पूजा नाम से। क्लास शुरू कर दी थी ना 6 बजे के पहले। अच्छा, हाँ थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कर दिया था पहले, आप देख लीजिएगा, है ना। दिव्यांग निर्धन को क्या कहा जाता है? तो कानून जो बेसिकली दिव्यांग, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं, दिव्यांग बेसिकली कानून पारित किया गया था, एक कानून पारित किया गया था, सबसे पहले कानून बताया गया था निर्धनों के लिए, दिव्यांग निर्धन के लिए कानून आया था 1388 में, सबसे पहला कानून 1388 में। और ये व्यक्ति जो है वो भिक्षा वगैरह मांगते थे, तो फिर एक बेगर्स एक्ट आ गया, वो आया था 1494 में, 1494 में आया था, ये एक बेगर्स एक्ट था। मुंबई का बेगर्स एक्ट 1959 का आया था, ये मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एबल हट्टे कट्टे निर्धनों की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूजन करने के लिए आपको ये दिया था, परंतु ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही रहेगा। जी सर, क्या कह रहे हैं? 1388 में एक कानून बनाया गया था दिव्यांग निर्धन के लिए, दिव्यांग निर्धन कानून। 1388 नहीं, इंडिया का नहीं है, वो बाहर का है। हाँ, वहीं से सारा चीज़ें लाए गए थे, ये सारी चीज़ें विदेशों नहीं, 1494 1494 है, 1494, ठीक है। भिखारी एक्ट, बेगर्स एक्ट, है ना, याद रखिएगा।
समुदाय संदूक इंगित करता है। अब बताइए, बहुत सरल प्रश्न, सरल क्वेश्चन। आवश्यकताएं। समुदाय की आवश्यकताएं, गलत जवाब। ए लग रहा है संसाधन हो भी हाँ भाई, हम क्या बोलते हैं आप लोगों से, मैं आप सबसे ये भी कहता हूँ कि रिसोर्सेज ज़रूरी है, टीएलएम ज़रूरी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल ज़रूरी है, और ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही क्या है, कम्युनिटी किट है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, कम्युनिटी किट, किट बोलते हैं, है ना। तो ये आपको बता दूं, ट्रिपल सी देखा, ट्रिपल सी भाई, कंप्यूटर में ट्रिपल सी चलता है, कितने लोग जानते हो? जाते हैं हाँ, वो वाला ट्रिपल सी नहीं है ये है कम्युनिटी चार्ट कंपोनेंट, कम्युनिटी चार्ट कंपोनेंट है। और कम्युनिटी चार्ट कंपोनेंट के अंतर्गत जब कम्युनिटी चेस्ट की बात होती है तो समझिए सामुदायिक कोष की बात होगी। क्लियर हुआ? जब चेस्ट की बात होगी तो किसकी बात होगी? सामुदायिक कोष की बात होगी। जब सामुदायिक किट की बात होगी तो संसाधन की बात होगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोनों बात समझ लीजिए, फैक्ट पर आधारित है। क्यों कुणाल सर, कदम सर? जी सर, बिल्कुल। हाँ, कम्युनिटी चेस्ट से रिपीट कर दीजिए सर एक बार। कम्युनिटी चेस्ट जब आता है तो वहाँ पे आप लगाइएगा सामुदायिक कोष को लेकर। सामुदायिक कोष क्या होता है ना, पैसे वैसे के लिए है वो, कि फाइनेंशियल जो चीज़ें आएगी, कम्युनिटी को विकास करना है तो पैसे एकत्र किया जाएगा कहाँ पे, तो सामुदायिक कोष बोला जाता है उसको, तो कम्युनिटी चेस्ट कहा जाता है वो। और ये ट्रिपल सी के अंतर्गत आता है, ये कंपोनेंट एक प्रकार से, ये एक कम्युनिटी चार्ट कंपोनेंट है, ये उसी के अंतर्गत ये आते हैं दोनों नाम। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मेरे समझ से ये प्रश्न, इसमें से काफ़ी बार प्रश्न रिपीट भी हुए इस पेपर से 2007 से। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13। सोशल केस वर्क की प्रविष्णुता का अध्ययन किसने किया है? मिस्टर जोई। चलिए, शायद आप लोगों को यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो शायद कन्फ्यूज़न भी हो सकती है, लेकिन आपने जो बताया मिस्टर जोएल का नाम, बहुत अच्छा नाम बताया है, आपको पता है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से सुन लीजिएगा। मिस्टर जोएल जो है ये बेसिकली सामाजिक केस वर्क की प्रभावशीलता की बात कर रहे हैं। ये जो प्रभाव विषुणता लिखा हुआ है ना, प्रश्न देखो यूजीसी का देख लीजिए, शब्द देखिए, अगर यहाँ पे लिख देता सामाजिक व्यक्ति कार्य की प्रभावशीलता का अध्ययन किसने किया है, तब तो बहुत आसान था, हम बता देते कि भाई मैरी रिचमंड। लेकिन मैरी रिचमंड का जब नाम नहीं आता है तो फिस्टर जोएल का नाम आता है, और फिस्टर जोएल इज द राइट आंसर। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब। सन 1976 में किया था। और लेकिन सबसे पहले किसने किया था? मैरी रिचमंड ने 1917 वाली किताब में, सोशल डायग्नोसिस को। ठीक है, चलिए एक नाम देख रहे हैं गार्डन जॉन के बारे में। ये पता किस में आते हैं? सोशल वर्क रिसर्च में आते हैं। एक नाम आप देख रहे हैं ऑस्टिन डार्विन, पता है आपको? ये रिसर्च टेक्निक फॉर क्लिनिकल सोशल वर्कर की बात करते हैं, मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता की बात करते हैं। एक नाम बता दूं कोहेन जैकब के बारे में, व्यवहार विज्ञान के लिए सांख्यिकीय शांति का विश्लेषण किया है सन 1969 में। देखिए कितना फैक्ट बता रहा हूं आप लोगों को। क्या किया इन्होंने? सांख्यिकी शांति का विश्लेषण व्यवहार विज्ञान में किया है, जो व्यवहार विज्ञान है उस पर बात किया है ये कोहेन। अच्छा, एक कोहन का नाम है संघर्ष का सिद्धांत भी, आपने देखोगे प्रकारवाद में वहाँ पे जिक्र करते हैं, है ना। तो एक चीज़ वहाँ पे भी ध्यान रख लिया, प्रकारवाद में इन्होंने संघर्ष के सिद्धांतों की भी बात किया थोड़ा सा, कोहन। अच्छा आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा सर। ये देखिए अंडरस्टैंडिंग अप्रोच, समझ रहे हो? उपागम, और साथ ही साथ क्या कह रहा है? मैनिपुलेटिंग अप्रोच।
अंडरस्टैंडिंग अप्रोच और मैनिपुलेटिंग अप्रोच किस पद्धति में इस्तेमाल की जाती है? काउंसलिंग में, है ना? देखिए मैं बता दूं, काउंसलिंग मत लगाइए। रेनाल्ड बर्था का है कि भाई जो जैसा मिले वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए, काउंसलिंग मत लगाइए। कम्युनिटी पार्टिसिपेट लगाइए, ऑप्शन नंबर ए। ये काउंसलिंग की बात किया है बर्था रेनाल्ड। किसने बोला है? बोलिए। हाँ, बर्था रेनाल्ड। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें समुदाय सहभागिता की बात, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग अप्रोच और मैनिपुलेटिंग अप्रोच की पद्धति का इस्तेमाल की गई थी। और आपको बता दूं इसकी पद्धति जो है लोगों की सक्रिय जो है लोगों की सक्रिय भागीदारी, पिंकस और मिनाहम के कॉन्सेप्ट को रिलेट करता है। ये समुदाय की सहभागिता, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा रिलेट का मतलब ये कि सक्रिय भागीदारी की बात होगी तो जाहिर सी बात है मैनिपुलेट अप्रोच हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग अप्रोच हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है वहाँ पे आ ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सामूहिक सौदेबाजी, है ना, सामूहिक सौदेबाजी। अरे भाई ये तो बहुत सरल है। सामूहिक सौदेबाजी वही है। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको सौदाकारी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो नहीं सौदेबाजी नहीं, सौदाबाजी वही है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है मैडम जिसके द्वारा श्रमिकों के नियम और शर्त को उसके सौदेबाजी एजेंटों और नियोक्ताओं के बीच समझौता और विनिमय करता है। ये इसी को हम लोग सामूहिक सौदेबाजी बोलते हैं। तो जहाँ श्रमिक के नियम और शर्त, एजेंडा और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं नियोक्ता के बीच में समझौता, तो वो इसी को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग। सहकारी जीवन क्या है? बताइए जरा। हेलो, आवाज जा रही है मेरी? नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रही? आप आवाज आ रही है यार। अच्छा अच्छा। बताइए ना आप, सहकारी जीवन क्या है? हाँ, बस 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 वही आपका जो है सहकारी जीवन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो है आपका बन जाता है ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15 का, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 15। महात्मा गांधी के कौन से जन्मदिन पर ICDS को प्रवर्तित किया गया था? ए, ऑप्शन ए। देखिए ये प्रश्न 2007 का है, इसलिए आप उसी हिसाब से सोचिएगा, 2007 के हिसाब से। अब 2000 अगर 22 चल रहा है, 22 में आएगा तो फिर तो ज़्यादा बन जाएगा। 2007 में कितना आ जाएगा आपका? वो तो ICDS का प्रवर्तन जब हुआ होगा तभी आएगा। अरे भाई ICDS को प्रवर्तित किया गया महात्मा गांधी जी के कौन से जन्म दिवस पर ICDS को प्रवर्तित किया? हाँ, तो 105वें पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 105वें पर। भारतीय संविधान की कौन सी धारा, ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा, अरे क्या है ना, बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा का प्रावधान निर्धारित करती है ना? 45 ए, ओके। अनुच्छेद नंबर ए आपका सही हो जाएगा 45। अनुच्छेद 46 क्या है? SC ST के लिए शिक्षा के हितों में बात करना, जैसे अनुसूचित जाति वाले, अनुसूचित जनजाति वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए एजुकेशन की बात किया गया है आर्टिकल नंबर 46 में। ये आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 47 की बात करें तो क्या है? पोषाहार का स्तर, है ना। पोषाहार मतलब उनको अच्छा अच्छा भोजन वगैरह दिया जाए, इस तरीके नहीं, पोषाहार स्तर पर है 47। और 48 कृषि एवं पशुपालन पर है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सामुदायिक कार्य के 8 सिद्धांत का किसने वर्णन किया है? 8 सिद्धांत समुदाय कार्य के, हाँ?
ट्रैकर ट्रैकर नहीं, ट्रैकर नहीं, ट्रैकर में ट्रैकर नहीं, ट्रैकर तो ग्रुप, ट्रैकर ग्रुप वर्क में आता है, ट्रैकर नहीं है। ट्रैकर कार्डिस, इसने जो है सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस नामक एक किताब लिखी थी एचबी ट्रैकर में, तो ये सोशल ग्रुप वर्क में आता है। गार्टन हैमिल्टन की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसने समाज कार्य के केस वर्क में इन्होंने थ्योरी एंड प्रैक्टिस सोशल केस वर्क पर एक किताब लिखा जिसमें 8 सिद्धांत लिखे थे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गेशेलकोरफ का नहीं आपका सही होंगे, ना ही खिदुका। मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। खिदुका बेसिकली प्रोफाइल इन इंटरेक्शन सोशल वर्क के बारे में बात किया है, इंटरेक्शन अंतः क्रिया के समाज कार्य के बारे में बात किया है। गेशेलकोरफ का क्या बात किया है, साहस और प्रेम की बात करता है, साहस एंड स्नेह की बात करता है सन 1988 में। और इसी के साथ साथ इसकी एक बहुत ही फेमस किताब रही सामाजिक समूह कार्य में एक सहायक प्रक्रिया, सन 1971 में दिया, एक सहायक प्रक्रिया, आ हेल्पिंग प्रोसेस। इंग्लिश में क्या आता है, आ हेल्पिंग प्रोसेस, राइट? बोलो हाँ या ना। जी सर। पानी हाँ पानी सर, ये हैमिल्टन के 8 नहीं याद आ रहा। और कोनो के भी सर 2 थे ना, सर बैचों का तो हेल्पिंग बुक का नाम बताएंगे सर? आ हेल्पिंग प्रोसेस, इंग्लिश में आ हेल्पिंग प्रोसेस, हिंदी में उसको कहा जाता है सामाजिक सहायता। कौन का सर? हाँ, एक सहायक प्रक्रिया, एक सहायक प्रक्रिया। प्रैक्टिस चलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बाल न्याय अधिनियम के प्रवर्तक कौन है? 2001 है, 2002 है, 2003 है, 2004 है, बताइए जल्दी से, फटाक से। 2001। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 में आया, संशोधन 2000 में हुआ, ठीक है, संशोधन 2000 में हुआ। और उस समय बताया गया कि जो अपराध की एज रहेगी, अगर 16 साल का लड़का, अगर कोई अगर समाज में असामाजिकता करता है और अपराधी के रूप में जाना है तो उसे कहा जाएगा कि अपराधी है, 16 साल का लड़का। और वही 18 साल की अगर लड़की की अगर ऐसा कोई कांड करती है तो उसको अपराधी माना जाएगा। तो इसलिए ये संशोधन का पार्ट बना था बाल न्याय अधिनियम में, जो 2000 का था। तो बाल न्याय अधिनियम एक 1986 का, संशोधन 2000 का था, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन में 2000 तो नहीं है, परंतु आप लोग लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, 2001 में ये पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई? बोलिए हाँ या ना। जी सर। वेरी गुड। बात करते हैं वाल्टर एंड्रास फ्रीडलैंडर, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, मैंने कई बार आपसे बात किया है। समाज कार्य में प्राथमिक समूह को बांटा है, मतलब सोशल वर्क को प्राइमरी वैल्यूज में डिवाइड किया है, कितने भागों में? 3 भाग। वेरी गुड, नाम बताओ। सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क। वेरी गुड, शाबाश। ये देखो प्रश्न पूछा गया है, मैंने आप लोगों से कई बार चर्चा भी किया है इसके बारे में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, समाज कार्य की पहली समिति थी, पहली एक समिति बनाई गई थी, वह स्थापित किस वर्ष किया गया था? नाम बताइए। 1956 में, 1958 में, 1960 में, 1962 में, बोलिए जल्दी। 1962 सर। 1962 इज द रॉन्ग, गलत जवाब। सही जवाब बताइए। 58 गलत जवाब, 58 भी गलत जवाब मैडम। हाँ, 56 गलत जवाब। आप लोगों ने सारे गलत जवाब बताए, कोई 60 नहीं बोला। अब तो जाहिर सी बात है भाई, तुम लोगों ने गलतों को चूज करते चला रहे थे। तो यहाँ पे जो करेक्ट जवाब होगा 1960 होगा। परिवार एक युद्ध शुद्ध, जिसके बारे में मार्क बैटन के द्वारा ये जो है एक समिति, पहली समिति समाज कार्य की रखी गई थी, जो चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ा गया था। और जेम्स एडम समाज कार्य की माँ के नाम से जानी जाती है। समाज कार्य की माँ किसे कहा जाता है बताइए? जेम्स एडम्स को। और जेम्स एडम्स ने सन 1960 में समाज कार्य की पहली समिति को स्थापित कर दिया। यही ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी।
यही आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए जरा, समाज सर, कार्य। इसमें आपने मार्क रिविजन वाले में एक बताया था, युद्ध करके कोई लाइन थी ना, वो उसके बारे में। हाँ, वो बेसिकली क्या था, गरीब पर युद्ध शुद्ध हुआ, ये एक कॉन्सेप्ट था जो समाज कार्य की समिति थी, मार्क बैटल ने दिया था और ब्रेसन ने दिया था। ब्रेसन, मार्क मार्क याद रखिए, मार्क बैटल और ब्रेसन, इन दो विद्वानों ने इसके बारे में चर्चा किया था कि गरीब पर युद्ध शुद्ध हुआ है, ऐसी बात कही थी उसने। ये आप ध्यान रखिएगा, परंतु मुझे नहीं लगता कि इतना गहराई में जाएगा एग्जाम का, है ना, इतना गहराई में सर, जाएगा। पहली समिति कौन सी थी, उसका नाम क्या था? यही तो है जो आपके सामने समाज कार्य की दिखाई दे रही है। ये सन 1960 में जेम्स एडम्स ने रखा था, जिसका नाम चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम रखा था। क्लियर? हाँ या ना बोलिए। हाँ। क्वेश्चन नंबर 21, समाज कार्य के लिए दोराबजी टाटा स्कूल के पहले निदेशक का नाम बताइए। शाबाश, वेरी गुड। क्लिफोर्ड मॉन्सर्ट के द्वारा ये किया गया था। एक बात और याद रखिएगा, ये सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट की बात मैं कर रहा हूँ। इनका पूरा नाम सर दोराबजी टाटा जहांगीर रतन दादाभोय, इनका पूरा नाम है। और इन्होंने स्थापना किया था TISS। TISS का मतलब क्या होता है? टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस की बात करता है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। और 1936 में सबसे पहले निदेशक थे क्लिफोर्ड मॉन्सर्ट, और आज वर्तमान में शालिनी भारत इसकी क्या है? निदेशक, डायरेक्टर है। बहुत बढ़िया भाई, चलिए आगे बढ़िए। रितिका मैम, समझ में आ रहा है? जी सर, मुझे कुछ पूछना था। ये पूछिए। सोशल केसवर्क वाले क्वेश्चन आपने चारों ऑप्शंस बताए थे ना, उसमें कुछ नोट किए तो कुछ आइडिया है? किसका ऑप्शन मैम? मैंने सुना नहीं, फिर थोड़ा सा तीव्र। सर, सोशल केसवर्क के बारे में जब आप बता रहे थे, मिस्टर जोएल वाला ऑप्शन। अच्छा, SOS पूछ रहे हो आप कि फ्रीडलैंडर के बारे में पूछ रहे हो? एक क्वेश्चन आया था ना ऊपर, जो सोशल केसवर्क के ऊपर था। एक मिनट, आप बताओ, टाइटल जॉब्स था। नाम बताओ। अच्छा, जोएल। ये चारों ऑप्शन के एक बार। एक मिनट, जोएल कहाँ है? जोएल कहाँ चला गया भाई? ढूंढो जोएल को। क्वेश्चन नंबर 13 13 पर है क्वेश्चन नंबर। इतने पीछे हो मैडम तुम। ये रहा फिस्टर जोएल। हाँ, ये फिस्टर जोएल में क्या दिक्कत आ रही है आपको? अरे भाई, फिस्टर जोएल बेसिकली क्या था? समाज के इस वर्ग में प्रभावशीलता का अध्ययन किया था। 1976 में गायटन जॉन ने समाज कार्य शोध पर काम किया था। और एपस्टीन इरविन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो एपस्टीन इरविन महोदय ने रिसर्च टेक्निक फॉर क्लिनिकल सोशल वर्कर की बात किया था। जैसे कहने मतलब था शोध की तकनीकी के लिए मनोचिकित्सकीय समाज कार्य के बारे में जिक्र किया था। एपस्टीन डार्विन ने, कोहेन जैकब ने सन 1969 में इसने व्यवहार विज्ञान के लिए सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स, शांति का विश्लेषण कर दिया था, एनालिसिस कर दिया था इसने, जैकब महोदय ने। तो 1969 बहुत सरल है। आप वीडियो एक बार देख लेना मैम, मैं यहाँ पे आपको ना बता दूंगा, ठीक है? रिकॉर्ड हो रही है ये क्लास, है ना मैम? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोग्रंथ गांव का सबसे मनोग्रंथ का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? जरा एक बार इधर घुमा दीजिएगा। एक बार इधर घुमा दो कूलर भाई, इधर हवा लग ले। हाँ, तो यहाँ पे जो मनोग्रंथ गांव का संबंध है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो आपका जवाब यहाँ पे आया है क्वेश्चन नंबर 22 का, कि सर्वोदय को लेकर बात कर रहे हैं, परंतु सर्वोदय ही आपका सही माना जाएगा। सर्वोदय इज द राइट आंसर। सर्वोदय इज द राइट आंसर है। सर्वोदय आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है? याद रखिए। ग्रोथ है ना, ग्रोथ में तो उधर ही होता है। क्या चीज कह रहे हैं आप? चलो इसके बारे में दो चार बातें करते हैं, अभी और समझ में आएगा, है ना? बात करते हैं। हे, उसके बारे में हम लोगों ने देखा नहीं अभी ऊपर के नाम ने। कुमारप्पा का नाम कहाँ पे आता है?
कुमारप्पा के बारे में नाम सुना था? जे एम कुमारप्पा, ये व्यावसायिक समाज कार्य के लिए शिक्षा की बात करता है। अच्छा, आपने इसका नाम सुना है जेक बिलिमोरिया? आपने अभी नाम सुना होगा इसका, बिलिमोरिया जो है चाइल्ड गाइडलाइन में कहा, क्या नाम आया था इसका? वो चाइल्ड लाइन। हाँ, क्या नाम था? बिलिमोरिया? थोड़ा सा तेज बोलिएगा, ताकत लगाइएगा, जैसे मैं चिल्ला रहा हूँ ऐसे बोलिए। हाँ, यही सही जवाब, वेरी गुड। खिदुका के बारे में तो चर्चा कर चुके हैं अभी ऊपर, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे ना, पहले भूदान आंदोलन क्या था? ये 1951 में चलाया गया था, ठीक है, 1951 में। और भूदान आंदोलन से संबंधित था जो विनोबा भावे ने सन 1951 में ग्राम दान आंदोलन या अभियान स्टार्ट किया। पोचमपल्ली गांव में 200 गांव की यात्रा किया था। 56 में से 40, ध्यान के 56 में 40 लाख एकड़ से जमीन एकत्र करने की बात किया था इसने ग्राम दान अभियान में, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको ध्यान रखिएगा। विनोबा भावे ने इसको जो ग्रामोदय वो आंदोलन चलाया गया था, ये बेसिकली था 1951 का। तो मैं कहूंगा कि ये ना तो ए सही है, ना ही आपका सी सही है, दोनों गलत जवाब हैं। कृषक आंदोलन की बात अगर हम करें तो ये बेसिकली नाम सुना होगा आप लोगों ने कृषक आंदोलन के बारे में। राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में आई थी, 2007 में ये आई थी। और उस समय गांधी जी का ये विचार था इस पर भी, कृषक आंदोलन पर भी। परंतु गांधी जी के द्वारा जब सर्वोदय आंदोलन दिया गया था, जहाँ पे उन्होंने कहा था सभी के कल्याण के बारे में, तो अनटू द लास्ट की बात किया था। हाँ, अनटू द लास्ट की बात किया था, इसका इसमें विचार आया था, है ना, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट माना जाएगा। ये भूदान आंदोलन शुरू किसने किया था? विनोबा भावे ने। हाँ, विनोबा भावे मैडम, भूदान आंदोलन विनोबा भावे। क्यों सर जी, कुणाल सर? हाँ, विनोबा भावे ने ही स्टार्ट किया था। तो ग्राम दान आंदोलन? अरे ग्राम दान आंदोलन नहीं, अभियान है वो, भूदान आंदोलन के अंतर्गत ही चलाया गया था, उसी का पार्ट है, अलग से कुछ नहीं है। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया है। पोचमपल्ली, हाँ, आंध्र प्रदेश पोचमपल्ली से, पोचमपल्ली एक गांव है, ठीक है। सर्वोदय अभियान जो होता है, महात्मा गांधी और विनोबा भावे दोनों लोगों की भूमिका थी। लेकिन महात्मा गांधी जी कहते थे सभी का कल्याण, सर्वोदय, सभी का उदय, सर्वोदय। यहाँ पे गांधी जी का विचार है, ना कि विनोबा भावे का। तो सर्वोदय अभियान में जो गांधी जी का विचार था वो मनोग्रंथ गांव के संबंध से जुड़ा हुआ था, मनोग्रंथ गांव के संबंध से जुड़ा हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, बी करेक्ट रहेगा। और पूछ लीजिए, आगे बढ़े, चलो। क्षमता और समता में वृद्धि होती है, बात तो सही है। हाँ, महिला सशक्तिकरण की, महिला क्षमता में भी होती हैं, समता में भी होती हैं वृद्धि। देखिए यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करिएगा। क्षमता एवं समता में वृद्धि होती है, तो क्या महिला सशक्तिकरण की? नो, गलत जवाब। अपंग सशक्तिकरण, नो नो नो, गलत जवाब। वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। कम्युनिटी सशक्तिकरण की बात की गई है। समुदाय सशक्तिकरण जो होता है, क्षमता समता में वृद्धि होती है। यहाँ पे महिला भी शामिल है, वृद्ध भी शामिल है, बुजुर्ग भी शामिल है, बच्चा भी शामिल है, युवा भी शामिल है, बालिकाएं, बालक, सभी लोग शामिल हो जाएंगे कम्युनिटी सशक्तिकरण में। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट जवाब। चलिए, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक कार्यवाही का मतलब होता है सोशल एक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सोशल एक्शन। और सोशल एक्शन में मैरी रिचमंड की भूमिका आती है, इस बात को मत भूलिएगा। और सोशल एक्शन अभी मैं आप लोगों से पढ़वाऊंगा। तो जरा मुझे बताइए, सोशल एक्शन विधि की मान्यता दी किसने? मैरी रिचमंड। नहीं, ये 1922 का ही है, मैरी रिचमंड का ही है, 1922 का ही। सही जवाब।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई पेपर। तो ऐसे ही करते जाओ। मेरे समझ से कुछ ही बच्चों के गलत हो रहे होंगे क्वेश्चन, तो बाकी तो हमने जितने चर्चा किए हैं वही सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इलिटिस्ट जो है, इलिटिस्ट सोशल एक्शन और पॉपुलर सोशल एक्शन। अब भाई साहब हिंदी में बताऊं, हिंदी में बताऊं, अभिजात सामाजिक क्रिया और लोक सामाजिक क्रिया, बताओ किसने दिया है? पुराने बच्चे, रूपम, बी को बी, बिट्टो। हाँ जे ए बिट जे हाँ। ए बिट तो बिट्टो ने दिया। बिट्टो ने कब दिया था? वर्ष बताओ जरा मुझे, बताइए नेहा। सर नहीं मुझे सर 84 में दिए थे। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 1984 में। मजा आ गया आज तो क्लास लेने में। अकबर, पॉपुलर वाला हिंदी में क्या बताया? हाँ, क्या चीज़? कुछ नहीं लोक सामाजिक क्रिया, ये लोक सोशल एक्शन मॉडल है ना, मॉडल। भाई देखो, इसको अभिजात बोलेंगे, ठीक है, पॉपुलर को लोकप्रिय बोलेंगे, है ना। बस इतने साथ हिंदी में ध्यान रखिए बस। बाकी सोशल एक्शन आने वाला है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है नए बच्चे। भाई ये क्वेश्चन नंबर 26 कितने लोगों को आता है? जरा हाथ खड़े कर, अच्छा जरा बताएं, बताएं। अकबर ने संस्कृत कल्चर के बारे में सिद्धांत दिया था, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, हाँ या ना में। चलो फिर ठीक है। अब जरा मुझे बताइए, किसी भी समाज में सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत किसी भी समय पर स्थित रहता है? वो गलत जवाब ना, गलत है, ये गलत है। किसी भी समाज, देखो प्रश्न गलत आ गया ना। किसी भी समाज में क्या, किसी समाज में भी संघर्ष का सिद्धांत किसी भी समय स्थिर थोड़ी रहता है। वो समाज चलता रहता है, डायनेमिक होता है, कल्चरल होता है, वो एक गतिशील होता है। आपका ऑप्शन यहाँ पे, जी बोलिए मैडम। सर वो पर्टिकुलर समाज में होता है ना, हाँ। किसी भी समाज में किसी बात बिल्कुल 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 करेक्ट। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ए सही है, आर गलत है। एक ऐसा करो ना, ये आज का एक लास्ट प्रश्न कर लीजिए आप लोग। बाकी जो बचे क्वेश्चन रहेंगे, एक दिन 15 मिनट में लगेंगे मुझे समाप्त करने में। पीपीटी जो है इसी में रहेगी, यहीं से स्टार्ट करके स्टार्ट कर दूंगा, है ना। नेतृत्व, पीडीएफ भी दे देना सर। हाँ पीडीएफ अभी मैं सेंड कर देता हूँ। नेतृत्व की एक तंत्रीय, प्रजातांत्रिक और करिश्माई संदर्भ में वर्गीकृत किया गया है। यस या नो? यस सर। नेतृत्व की एकीकृत जो है एक तंत्रीय और प्रजातांत्रिक करिश्माई संदर्भ में वर्गीकृत किया गया। मैडम ये सही है, ये सत्य है, ये कोई दो राय नहीं इसमें कि गलत है। बात हम करते हैं आगे कि एक तंत्रीय नेतृत्व कमजोर गुट में, गुट का मतलब होता है समूह या एक प्रकार से अगर हम कहें तो ग्रुप में प्रभावशाली होता है, जबकि करिश्माई नेतृत्व आम जनता के लिए प्रभावशाली होता है। आम जनता जो, ये भी सही लग रहा है ना, हाँ बात सही है, ये दोनों सही है। आप मुझे जरा बताएं इनमें से कि व्याख्या नहीं हो रही सर पर। व्याख्या हो रही है या नहीं हो रही है? व्याख्या नहीं हो रही। देखिए, नेतृत्व की एक तंत्रीय, प्रजातांत्रिक, करिश्माई संदर्भ में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये अलग है, ये प्रजातांत्रिक करिश्माई अलग है। अब यहाँ पे एक तंत्रीय लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया कि एक तंत्रीय नेतृत्व को कमजोर जुट में प्रभावशाली होता है, जबकि करिश्माई संदर्भ में आम जनता के लिए प्रभावशाली होता है। तो मैं कहूँगा इसकी व्याख्या करना आप लोग, ऑप्शन नंबर बी व्याख्या करना, क्योंकि ऊपर का प्रजातांत्रिक करिश्माई संदर्भ को यहाँ पे वर्गीकृत कर दिया कि भाई क्या क्या होता है, व्याख्या कर रहा है, ये बता रहा है, इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा आपका बी। मैं वीडियो भी अभी अपलोड कर देता हूँ आप लोगों का, और 15-10 मिनट का क्लास होगी, मैं एक दिन क्लास लूँगा, वो भी आपका कंप्लीट कर